अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हरकत का दूसरा कानून। कल यानी कि पिछली वीडियो में आपने हरकत का पहला कानून पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा और जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है वो हरकत करता रहेगा। अब आज न्यूटन का दूसरा कानून, हरकत का दूसरा कानून हमें ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। अब जनाब ये एक्सीलरेशन क्या है? आई होप कि आपको पता होगा। एक्सीलरेशन से मुराद होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि रफ्तार में बदलाव आना। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक ही स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है और सडनली उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, उसको धक्का लगता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, तो जनाब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आने का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो गई। तो जनाब यहां पर न्यूटन ने अपने दूसरे कानून में यही कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन से मुराद होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इस स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पहला हिस्सा यह है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। जब एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सीलरेशन पैदा क्यों होती है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी या फिर रफ्तार में चेंज आ जाना। तो जनाब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ जाएगा, मतलब स्पीड कम से ज्यादा हो जाएगी और किसी केस में ज्यादा से कम भी हो सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से जा रहा है, कोई कार स्पीड से जा रही है और ब्रेक अप्लाई कर दे, मतलब स्पीड ज्यादा से कम हो गई, तो उस केस में भी एक्सीलरेशन, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो वी शुड नो कि व्हाट द वर्ड एक्सीलरेशन मींस। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रफ्तार में चेंज आ जाना। तो न्यूटन ने अपनी स्टेटमेंट की पहली बात तो इस तरह मुकम्मल की कि जब एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट के जो अगले दो हिस्से हैं वो बेस करते हैं फोर्स के फॉर्मूला पर, यानी कि रिमेनिंग पार्ट से हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब अगला हिस्सा क्या है इस डेरिवेशन का, सॉरी इस स्टेटमेंट का? न्यूटन ने कहा कि दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी शुड नो व्हाट द वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद होता है कि एक चीज के इंक्रीज होने की वजह से दूसरी चीज का भी इंक्रीज हो जाना, यानी कि एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज बढ़ जाए या फिर एक चीज के कम होने की वजह से दूसरी चीज कम हो जाए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जनाब कह रहे हैं कि दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि जो एक्सीलरेशन पैदा होने वाली है, कौन सी एक्सीलरेशन? जो एक्सटर्नल फोर्स से पैदा होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन पैदा होगी और जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स से मुराद कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे थोड़ी एक्सीलरेशन पैदा होगी, अब ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगी। लेट अस टॉक अबाउट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि मैं दो लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे किक करे, मुझे लात मारे, और लेट अस अज्यूम एक बहुत हैवी और हेल्दी इंसान है और एक बहुत पतला सा, मुझसे भी ज्यादा पतला, एक बहुत हैवी इंसान और एक बहुत दुबला पतला इंसान है। मैं उन दोनों से कह रहा हूं कि जनाब आप दोनों ने ये करना है कि मुझे अपनी मुकम्मल ताकत से किक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में यही बात आएगी कि जो हेल्दी इंसान होगा उसकी लात पर हो सकता है कि मैं सामने दीवार तक चला जाऊं, और जो पतला इंसान होगा, जो कमजोर इंसान होगा, उसकी लात पर हो सकता है मैं 2-3 कदम आगे जाऊं या क्या पता ना जाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दुबला पतला इंसान था उसकी मुकम्मल फोर्स कम थी, इसीलिए मेरी बॉडी में एक्सीलरेशन कम पैदा हुई। जो हैवी इंसान था, मोटा और तंदुरुस्त इंसान था, उसमें ताकत ज्यादा, उसने फोर्स ज्यादा अप्लाई की, फोर्स ज्यादा अप्लाई की, मेरी बॉडी ज्यादा दूर चली गई। इट मींस दैट एक्सेलरेशन कब बढ़ती है? जब फोर्स को बढ़ा दिया जाए।
अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी, जो हमने एग्जांपल पे बात की कि जनाब पतले इंसान के पास फोर्स कम है, वो मुझे धक्का मारेगा या वो मुझे किक करेगा, मैं थोड़ा दूर जाऊंगा। जो भारी इंसान है वो मुझे धक्का मारेगा या वो मुझे किक करेगा तो मैं ज्यादा दूर जाऊंगा, क्योंकि उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई की। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड फोर्स के। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अब इस बात को मैथ्स की शक्ल में यानी कि डेरिवेशन की शक्ल में हम कैसे लिख? अब जनाब हमसे कहा गया कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। वी कैन से दैट, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया कि आपका वक्त बचे। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये स्मॉल ए एक्सीलरेशन का सिंबल है, कैपिटल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आई एम सॉरी फोर्स का सिंबल है। और जनाब ये प्रोपोर्शनैलिटी है जो शो कर रही है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, कि आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये न्यूटन के लॉ का दूसरा हिस्सा था। अब जनाब तीसरा हिस्सा क्या है? यहां से हम पढ़ते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज बढ़ जाती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास बेसिकली हम कहते हैं वजन को, वी शुड नो अबाउट इट कि मास का मतलब ऑब्जेक्ट का वजन। तो जनाब ये एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के वजन की। अब दोबारा उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने एक मोटे इंसान से और एक दुबले पतले इंसान से कहा कि मुझे किक करे। अब हमने एक सिचुएशन अज्यूम की कि पतला इंसान किक करेगा मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, मोटा इंसान किक करेगा मैं ज्यादा दूर जाऊंगा, जस्ट बिकॉज के उसके पास फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगी, मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। इसी तरह इस केस को रिवर्स करते हैं। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई मुझे आपसे बदला लेना है, आपने मुझे लात मारी, अब मैं लात मारूंगा। तो अब जब मैं सिचुएशन को रिवर्स करूंगा, मैं उस दुबले पतले इंसान और उस मोटे इंसान को लात मारने वाला हूं। तो जनाब वैसे लात मारनी नहीं चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जनाब मैं उस दुबले पतले इंसान को और उस मोटे इंसान को लात मारने वाला हूं और मैं दोनों को लात मारते हुए सेम एनर्जी का यूज करने वाला हूं, मतलब कि अपनी मुकम्मल जान से लात मारने वाला हूं। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं दुबले पतले इंसान को लात मारूंगा अपनी मुकम्मल फोर्स से वो ज्यादा दूर जाएगा और मैं मोटे इंसान को मुकम्मल फोर्स से लात मारूंगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। माइट भी पॉसिबल मैं पीछे चला जाऊं, वो इतना हेल्दी हो, बहरहाल वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो मैक्सिमम 2-3 स्टेप आगे जा सकता है। मतलब ये हुआ चूंकि हैवी जो बंदा था, मोटा जो इंसान था, उसका वजन ज्यादा था, उसका मास ज्यादा था, उसकी बॉडी में कम एक्सेलरेशन पैदा हुई। और जो पतला इंसान था उसका मास कम था, उसकी बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा हुई, जब भी वो ज्यादा दूर गया। मोटा इंसान कम दूर गया क्योंकि उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन कम पैदा हुई। इट मीन दैट मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, कि अगर मास बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा उस मोटे इंसान का मास बढ़ रहा है तो उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन कम पैदा हो रही है, और जब मास कम होगा जैसे उस पतले इंसान का था उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हुई। इट मींस दैट एक्सेलरेशन और मास का क्या रिलेशन है कि वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब उसे हम मैथ्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल सेम रहेगा जनाब। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम शो कैसे करते हैं? अपाउंड में, यानी कि डिनोमिनेटर में। अगर मुझे कहना है कि मास एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं मास को डिनोमिनेटर में शो करूंगा। मुझे कहना है कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं उसे न्यूमरेटर में शो करूंगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट से बनी, और इक्वेशन नंबर 2 यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट से बनी। इट मींस दैट न्यूटन की कंप्लीट स्टेटमेंट को अगर हम समझ लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव कर सके।
जो कि हम करने लगे। तो जनाब अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वी कैन कंबाइन बोथ इक्वेशंस, मैं कह सकता हूं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं जनाब, तो कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये कंडीशन बनी कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, फोर्स न्यूमरेटर में आया और मास डिनोमिनेटर में रहा। अच्छा जनाब, कंबाइन करने के बाद नेक्स्ट थिंग वी शुड नो कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो इज इक्वल लगाते हैं और साथ साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, और इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है के। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इज इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इस केस में हमारा कांस्टेंट ए है। बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, इट इज एफ ओवर एम। अब थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करनी है जो हम यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ k इज 1, लेट k इक्वल्स टू 1, k बराबर है 1 के। अब क्या होगा जनाब, दिस विल बिकम a इज इक्वल टू k की जगह 1 f अपॉन m। अब 1 को अगर मैं आपसे मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियस सी बात है f ही आएगा। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। दिस विल बिकम a इज इक्वल टू f अपॉन m, और ये m जो कि इज इक्वल के वहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम ma इज इक्वल टू f। अब जनाब इस इक्वेशन को हम आईना दिखाते हैं, आईना दिखाने से मुराद इस इक्वेशन को हम सीधा कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा f इज इक्वल टू ma, और ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, यानी कि हरकत का दूसरा कानून था। मैं छोटा सा एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अप्लाइड फोर्स के, यानी कि अगर आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई की ज्यादा एक्सीलरेशन, आपने कम फोर्स अप्लाई की कम एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, यानी कि ज्यादा मास कम एक्सीलरेशन, कम मास ज्यादा एक्सीलरेशन। आपने दोनों इक्वेशंस को यहां लिखा, कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को 1 के अज्यूम किया कि 1 के बराबर है, और हमारा एक फाइनल फॉर्मूला ड्राइव हुआ फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का, व्हिच इज F इज इक्वल टू ma। आई होप कि आपको ये बात मालूम होगी कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। यू शुड नो अबाउट इट। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सीलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बहुत बेसिक बातें थी, आई होप कि आप इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे। बहरहाल ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेट कोई भी सवाल पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि या तो कमेंट में आकर या तो एक वीडियो बनाकर आपके सारे सवालों के जवाब दूं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।